फेरी, मैं अपनी पूरे होशो आवाज़ में तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फेरी ये सब कुछ सुनकर मेरे सामने पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। उसे मुझसे ऐसे सख्त आवाज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तंग आ चुका था। यह कहकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया और स्टडी रूम में जाकर बैठ चुका था। सामने रखा टेबल पर दोनों कोनियाँ रखकर मैंने अपना सर अपने हाथों में जकड़ लिया। मेरे दिमाग की रगें बिल्कुल बुरी तरीके से खिंच रही थी। मुझे अपने किए हुए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई थी। वह जब से मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी बिल्कुल दोज़ख बनकर रह गई थी। हर बात पर ऐतराज, हर बात पर लड़ाई, हर वक्त की बहस से बात होती थी। शादीशुदा जिंदगी, हालांकि मेरी भाभी ने बहुत ही अच्छे से मेरी शादी की थी, लेकिन मेरी शादी की घटिया छोटी सोच ने हमारे हंसते खेलते घर का सुकून खराब करके रख दिया। मेरे माँ बाप उस वक्त मौत का शिकार हो चुके थे जब मैं 15 साल का था। मेरे बड़े भाई मुझे 10 साल बड़े थे और फिर माँ बाप के बाद उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला। मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि सिकंदर, तुम मेरी जान हो। मैं भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। हम दोनों भाइयों का एक दूसरे के अलावा और कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। मेरे पापा की दुकान मेरे भाई ने संभाली और जब मेरे भाई 30 के हुए तब उन्होंने शादी कर ली। शादी की पहली रात उन्होंने भाभी से यह कह दिया कि हम दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा मत करना, वरना तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो घर को जन्नत बना कर रख दिया था। फिर एक के बाद एक 2 भतीजे भी दुनिया में आ गए, जिन्होंने हमारी खुशियों के 4 चांद लगा दिए। भाई की शादी को 10 साल का टाइम गुजर चुका था और मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वो एक छोटी सी अच्छी सी जॉब करने लगा। मेरी भाभी मेरे लिए बड़ी बहनों की तरह थी। एक बार कहने लगी कि सिकंदर, बताओ तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन तलाश करूं। मैंने भाभी से कहा कि जैसी आप हो वैसी ही तलाश कर दो। मुझे तो आप भी बहुत अच्छी लगती हो, बड़ी बहन तो मेरी थी नहीं, इसलिए भाभी को मैं अपनी बड़ी बहन ही समझता था। वह भी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह ही समझती थी। मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरे बाल बिखराने लगी। कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे लिए अपने से ज़्यादा खूबसूरत लड़की लेकर आऊँगी। लेकिन मेरे भाई कहने लगे कि नहीं, मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकती। भाई भाभी की आपसी मोहब्बत देखकर मैंने भी कुछ इसी तरीके की बात सोची थी। बहरहाल फेरी को मेरी भाभी ने पसंद किया था। जब उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई तो मैंने इनकार नहीं किया था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मैंने कहा कि भाभी, इसे समझा दीजिएगा कि उसे वैसे ही रहना है जैसे कि आप इस घर में रहती हैं। भाभी कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, फेरी बहुत अच्छी लड़की है। मेरी भाभी ने मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी धूमधाम से भाई और भाभी ने मेरी शादी कर दी। हालांकि फेरी एक गरीब घराने से ताल्लुकात रखती थी। भाभी का कहना था कि शरीफ और गरीब लोग हैं तो उनकी बेटी वैसे ही करेगी जैसे हम चाहेंगे। छोटे घर की लड़कियां बड़े घर में आ जाएं तो झुक कर रहती हैं। खुदा न खास्ता हमारा मकसद फेरी को दबा कर रखने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई अमीर लड़की होगी तो नखरे दिखाएगी। लेकिन फेरी तो दुल्हन बनी बैठ पर ऐसे बैठी थी जैसे कि हुस्न की देवी हो। मैं उसके हुस्न पर आशिक होकर उससे शादी कर बैठा था। बहरहाल शादी की पहली रात थी, इसलिए मैंने उसकी तारीफ की और उसे अंगूठी भी पहनाई। फिर उससे कहा कि देखो, मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर तुम उसकी इज्जत करोगी और जिस तरीके से भाभी ने इस घर को संभाल कर रखा है और उसी तरीके से तुम भी इस घर को जोड़ कर रखोगी तो मेरी मोहब्बत की हकदार हो जाओगी। वरना फिर यह कहकर मैं खामोश हो गया था। मैं समझ गया था कि वे मेरी इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएगी, लेकिन उसने तो मुझे बड़ी तीखी नज़रों से देखा। कहने लगी, वरना फिर क्या? आपका मतलब क्या है इस बात से, वरना आप मुझे फिर छोड़ देंगे? फेरी का लहजा बिल्कुल ही अलग सा था। मैं घबरा गया। मैंने कहा कि फेरी, तुम मेरी बात को गलत रूप में मत लेकर जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे भाई और भाभी और बच्चों के साथ अच्छे से रहना है। वे कहने लगी कि आप तो मुझे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं। मतलब शादी की पहली रात आपको अपने भाई और भाभी और उनके बच्चों की लगी हुई है, और मैं जो अपने माँ बाप और बहन भाई और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आपके घर पर आकर बैठ गई हूँ। आपको मेरा भी ज़रा सा एहसास नहीं है। इस वक्त आपको मुझसे मेरे बारे में बात करनी चाहिए और मुझे ये कहना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं मिलेगी और ना ही मेरे साथ कोई ऐसा रवैया किया जाएगा कि मुझे अपने घर वाले याद आएं। शादी की पहली रात फेरी अजीब सी बहस लेकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों पर लगा लिया। तब जाकर उसकी चलती जवान
बिल्कुल बंद हुई थी। मैं समझ गया कि वह मेरी मोहब्बत को महसूस करना चाहती है। मैंने उसकी तारीफ शुरू कर दी थी। वह खुश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी नरमी से बात करनी चाहिए, शायद मेरा ही कसूर है। यूं ही वक्त गुजरने लगा। मैं अक्सर भाभी से मजाक कर लिया करता था, मगर फेरी हम दोनों को शक नजरों से देखने लगी। कहती थी कि भाभी किन चक्कर में रहती हैं, क्यों आपके साथ इतना फ्री होती हैं, क्या इनका कोई अपना पति नहीं है इनका दिल बहलाने के लिए। पहली बार जब फेरी ने ये बात भाभी के बारे में मुझसे कही तो मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मैंने कहा कि तुम्हें एहसास है तुम क्या बकवास कर रही हो। वह कहने लगी कि क्या आप अंधे हैं जिनको कुछ नजर नहीं आता। आपकी भाभी को ये नहीं मालूम कि आपके भाई को क्या पसंद है। उन्हें ये मालूम है कि सिकंदर को बिरयानी बिल्कुल पसंद है। वह नाश्ते में फ्रेश जूस पीता है, उसे खाने में तेज मिर्च मसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर आपकी भाभी आपके बारे में इतना क्यों जानती हैं। देवर भाभी के ताल्लुकात को वह बहुत गलत तरीके से रंग दे रही हैं। मेरी भाभी को मेरे बारे में इसलिए ज़्यादा मालूम था क्योंकि भाई उन्हें हर वक्त यही कहते रहते थे कि तुम मेरा ख्याल रखो या ना रखो, लेकिन सिकंदर का ख्याल रखा करो। मैंने तो फिर भी अपने माँ बाप की मोहब्बत को देखा है, लेकिन सिकंदर ने बहुत कम उम्र में ही अपने माँ बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त किया है। और भाभी मुझसे वैसे ही प्यार करती थी जैसे कि कोई अपने छोटे भाई से अपनी औलाद से प्यार करता है या उसका ख्याल रखता है। लेकिन मेरी बीवी को तो ये बात कौन समझाता। गुस्से से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने जोरदार थप्पड़ फरिया के मुंह पर लगा दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम बहन भाई के रिश्ते पर तुम्हें ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। मेरा थप्पड़ मारना था, उसने तो शोर मचा कर रख दिया कि भाई भाभी मेरे कमरे में आ गए। मैंने भाई को सारी बात बता दी तो उन्होंने फारिया की सोच पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। उन्होंने फारिया से कहा, तुम गलत बात ना समझा करो, ये देवर भाभी कम और बहन भाई ज्यादा है। आइंदा मैं तुम्हें ये बातें करते हुए ना सुनूं। भाई ने तो एक बड़े भाई होने के हक से कहा था, लेकिन फारिया ने तो मेरे बड़े भाई का भी लिहाज नहीं किया। कहने लगी कि आप कौन होते हैं कि मुझे ये कहने की। देखो, मैंने यहाँ पर शादी इसलिए की थी कि मैं जानती थी कि यहाँ पर कोई सास ससुर का झंझट नहीं है, इसलिए मुझ पर ना तो रौब जमाओ और ना ही मेरी सास बनने की कोशिश करो, तो ही बेहतर है। आप लोग अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी सुकून से जीने दो। भाई कहने लगे, अपनी बीवी पर लगाम लगाओ। यह सुनना था कि मैंने फारिया से कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम मेरे बाप जैसे भाई से किस लहजे में बात कर रही हो और भाभी के बारे में क्या क्या बोल रही हो। माफी मांगो उनसे, वरना धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरा उस पर और ज्यादा हाथ उठ जाता, लेकिन भाभी ने रोक लिया। कहने लगी कि सिकंदर, तुम कमरे में चले जाओ, फेरी को हम समझा देंगे। बहरहाल भाई को फेरी की बातें बहुत बुरी लगी थी, लेकिन चुप हो चुके थे। चंद दिन बाद भाई ने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। कहने लगे कि तुम्हारी बीवी मिलकर रहने के लिए नहीं है, इसलिए हम तुमसे खुशी से कह रहे हैं कि तुम अपना घर अलग बसा लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं किसी कीमत पर आप लोगों को नहीं छोड़ सकता था। मेरी भतीजी यहाँ मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी बीवी हर वक्त उन्हें डराती रहती थी। मैं जब भी फारिया को डांटता और कुछ कहता तो भाभी मुझे मना कर देती। सिकंदर, तुम उसे कुछ मत कहा करो। एक दफा एक ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरे भाई का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी थी। मेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल था, मैं भी परेशान था। मेरे भाई अपनी जिंदगी से बिल्कुल हार कर रह गए थे। भाई पर व्हील चेयर पर बैठ गए थे और भाभी की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि भाई भाभी के सहारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे और उनके घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। जब भी मैं भाभी को घर का खर्चा देता तो फारिया मुझसे लड़ने लगती थी, इसलिए भाभी कहने लगी कि तुम फारिया को ही खर्चा दे दिया करो। एक ही बात है, एक बार मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आया तो लॉन्च में भाभी बैठी रो रही थी। ये देखकर मैं भाभी के पास बैठ गया। मैंने कहा कि भाभी, क्या हो गया आपको? तो कहने लगी कि तुम्हारे भाई बिल्कुल मायूस होते जा रहे हैं। सिकंदर मुझसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम कैसे अपनी सारी जिंदगी मुझ जैसे अपाहिज के साथ गुजारोगी। तुम भी अपने भाई को समझाओ, अगर यह इस तरीके से हिम्मत हार गए तो मैं क्या करूंगी। ये कहते हुए भाभी फूट फूट कर रोने लगी और मैंने एक छोटे भाई की हैसियत से उनका सर अपने कंधे पर रख दिया और उनका सर सहलाने लगा। मैंने कहा कि यूं ऐसे बातें मत करिए भाभी, भाई को मैं समझाऊंगा। इस वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। फारिया मुझे और भाभी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया। कहने लगी कि रात के अंधेरे में ये रंगरलियां मनाई जा रही हैं।
सबके सामने तो बहन भाई बने फिरते हो, तन्हाई में ही रांझा बन जाते हो। वह भाभी से कहने लगी कि तुम्हारा पति अगर तुम्हारे काबिल नहीं रहा तो तुम मेरे पति पर कब्जा करने का सोच रही हो। फारिया की घटिया सोच और घटिया जुबान पर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। मैंने कहा अपनी जबान बंद रखो, और तुम किसी की तकलीफ को समझ नहीं सकती तो अपनी सोच को ही थोड़ा ठीक कर लो। भाभी तो पहले ही रो रही थी, कहने लगी कि खुद के लिए मेरा दिल फट जाएगा। दिन भर तुम दोनों हर वक्त क्यों लड़ते रहते हो? अगर मेरा पति काम नहीं कर सकता तो और घर का बोझ सिकंदर ही उठा रहा है, तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। और अगर मैंने अपने भाई जैसे देवर से थोड़ा अपना गम हल्का कर लिया तो तुम उसे गलत रंग दे रही हो। कुछ डर करो, हर रिश्ता घटिया नजरों से मत देखा करो। मुझे सुनकर भी अफसोस हुआ कि फारिया दिन भर भाभी को ताने देती रहती है। वह बेचारी अपने पति की वजह से बेहद परेशान है और फिर फारिया की फिजूल बातें भी सुन रही थी। उसके बाद फारिया तो मुझ पर यूं हक जमाने लगी, मुझे अपने पास से भी जाने नहीं देती थी। इसी तरीके से वह उम्मीद से हो गई थी। लेडी डॉक्टर ने फारिया को बेड रेस्ट का कह दिया। फिर भाभी मुझसे कहने लगी कि तुम फारिया का ज्यादा ख्याल रखा करो, अगर वे कुछ कहे भी तो तुम उसे कुछ ऐसी बात न कहना कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। इस वक्त उसे खुश रखने की जरूरत है। भाभी ने फारिया को उन 9 महीनों में बिल्कुल बिस्तर से पाँव नीचे रखने नहीं दिया था। फारिया ने एक बेटे को जन्म दिया तो और भी ज्यादा लड़ने लगी, कहने लगी कि मैंने इस घर में वारिस पैदा किया है, आपके बाप दादाओं का नाम मेरी वजह से जिंदा रहेगा। जाने मैं ऐसा क्यों सोचती थी कि बेटे से ही खानदान का नाम बाकी रहता है, यह बेटा पैदा करने में उसका कोई कमाल है। फैरी को किस बात का घमंड था कि उसने बारिश पैदा कर दिया है तो मेरे दोनों भतीजियां मेरे बेटे पर जान छिड़कती थी, लेकिन फैरी उन्हें मेरे बेटे के पास नहीं आने देती। एक बार मेरी भतीजी से फैरी की एक परफ्यूम की सील टूट गई तो उसने खींचकर उसके थप्पड़ मारा, और इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी भतीजी के गाल से खून निकलने लगा। वे बिलबिला उठी। मैं उस वक्त अपने भाई के साथ लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। रोने की आवाज़ सुनी तो फौरन से खड़ा हो गया। इतनी देर में वे रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फैरी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई, इतनी कीमती परफ्यूम की बोतल तुमने तोड़ दी, इसके पैसे क्या अब तुम्हारा लंगड़ा बाप भरेगा जो खुद हमारे सर पर बोझ बन बैठा है। फैरी की ये बात सुनकर भाई की आंखें नम हो गई, लेकिन बेटी का गाल देखकर जैसे तो वे तड़प कर रह गए थे। वे रोती हुई अपने बाप के पास आई। मैंने जब उसके गाल से खून निकलता हुआ देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया। मैं बड़े गुस्से से कमरे में गया। मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को थप्पड़ मारने की? कहने लगी कि मैं कल ब्रांड परफ्यूम लेकर आई थी और इस बच्ची ने पूरी बोतल तोड़ कर रख दी। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सारी परफ्यूम की बोतल जोर जोर से जमीन पर फेंक दी थी। ये देखकर फैरी घबरा गई। आज तो मैं गुस्से से पागल सा हो गया था। मैंने कहा कि मैंने ये सारी परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है, अब क्या करोगी तुम? क्या तुम अपने बाप के पैसे से लेकर आई थी? ये सब कुछ मेरी कमाई का आया है और मैं कमाता हूँ तो तुम यहाँ पर अय्याशियाँ करती हो। तुम होती कौन हो मेरी भतीजी को सब कुछ कहने वाली? मेरा भाई मेरी कमाई पर तुमसे ज्यादा हक रखता है। मैं भी फैरी से लड़ झगड़ ही रहा था, तब भाभी आ गई। कहने लगी कि सिकंदर छोड़ दो, खत्म कर दो इस बात को। ऊपर वाले के लिए रोज रोज के झगड़े मत किया करो। तुम्हारे भाई पहले ही इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन आज तो मैंने भाभी की भी एक बात नहीं सुनी। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा, उन्होंने कमरे से निकाल दिया। मैंने फैरी से कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, या तो आज तुम्हारा दिमाग ठीक करके रहूंगा या फिर तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। तुमने हाथ कैसे उठाया मेरी भतीजी पर? मैंने भाभी को कमरे से बाहर निकाला और कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। रात देर तक मेरा फैरी से झगड़ा होता रहा, लेकिन वह मुझे जवाब देती रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे तलाक कभी नहीं दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वारिस पैदा करके दिया है, मैंने बेटा पैदा करके दिया है, इसलिए सवाल ही नहीं होता कि तुम मुझे तलाक दो। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने घमंड किस बात का है। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और कमरे से बाहर निकल कर आ गया। स्टडी रूम में आकर बैठ गया और अब वह ये सोच रहा था कि अगर ये खबर भाई भाभी को पता चल गई तो वे मुझे ही बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं तंग आ चुका था इस जिंदगी से। मैं नहीं जानता था कि जो कुछ उसके बाद मेरे साथ होने वाला था मुझे किसी मुसीबत में फंसा देगा। फैरी स्टडी रूम में आ गई और हाथ जोड़ कर रोने लगी। कहने लगी कि सिकंदर, किसी से ये मत कहना कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। मैंने कहा कि क्यों ना कहूँ, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, दफा हो जाओ यहाँ से। सुबह होते ही तुम अपना सामान बांध लो और जाओ
जाओ अपने बाप के घर। वह रोने लगी, कहने लगी कि मेरा बाप दिल का मरीज है, वह मर जाएगा, खुदा के लिए किसी को ये बात मत कहना, तुमने मुझे छोड़ दिया है, मेरा बाप मर जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें अब इस बात का एहसास हुआ है। वह कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बेटा पैदा हो जाए तो औरतों के पाँव अपने घर में पक्के हो जाते हैं। उसका पति कभी उसे तलाक नहीं देता। तलाक है तो उन्हें होती है जिनकी बेटियां पैदा होती हैं। पता नहीं कि इस जाहिल औरत का दिमाग ऐसी ही बातों में क्यों सोचता था। वे मेरी मिन्नतें करने लगी, माफ़ी मांगने लगी और फिर मुझे कमरे में ले गई। मैं सोफे पर जाकर लेट गया, ये सोचकर कि अब फेरी का बाप दिल का मरीज है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ हुआ था, मैं फेरी के साथ ना तो एक छत के नीचे रह सकता था और ना कमरे में रह सकता था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही थी क्योंकि सुबह होते ही भाई की तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं डॉक्टर के पास ले गया तो भाभी अलग से परेशान थी। मैं उन्हें एक और परेशानी नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए अपने होठों पर चुप्पी लगा ली थी। उस वक्त ऐसा मौका नहीं था कि मैं अपनी ये बात भाई को बता देता, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस बात का गलत फायदा फेरी इस तरीके से भी उठा सकती है। रात को जब मैं कमरे में आया तो फेरी ने एक बेहुदासी नाइटी पहन रखी थी। उसे उस तरीके से देखकर मैं बेहद परेशान हो चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है। मेरा यही कहना था कि वे मेरे सीने से लग गई। कहने लगी कि मुझे अपना लो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई तलाक ही नहीं हुआ है। देखो सिकंदर, इस बात को तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, और अगर तुम अपनी जुबान बंद रखोगे तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो, मैं आइंदा तुमसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। वे मेरे सीने के साथ लगकर बेखुदी से अपनी उंगलियां मेरी कमर पर चलाने लगी, मुझे बेखुद करने लगी। मैं एक मर्द था इसलिए बहक गया, या फिर यह शैतान का कोई काम था जो मुझ पर चल चुका था। इतनी हसीन तो वह मुझे पहले कभी नहीं लगी थी जब वह मेरी शादी में थी, लेकिन आज लग रही थी। शायद शैतान का किया गया एक वार था जिससे मैं बच नहीं सका और मैंने उसके साथ एक नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिया। लेकिन सुबह उठते ही मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन फेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे बार बार कहने लगी कि देखो सिकंदर, जो हो चुका है वो भूल जाओ, कोई नहीं जानता कि हमारे बीच में तलाक हो चुकी है, और फिर तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करते हो। इस बात का सबूत तुमने रात को मुझे दिया है। माइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम बस अपनी ज़बान बंद रखा करो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के बीच में अगर कोई नहीं भी था तो फिर तो ऊपर वाला तो था। ऊपर वाला तो जानता था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, और जो कुछ रात को हुआ था वह एक गुनाह था, और अगर मैं उसके साथ इसी तरीके से रहता तो और ज़्यादा गुनाह में शामिल हो जाता। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये गुनाह है। तो वह कहने लगी, कुछ नहीं होता है, मैं तौबा कर लूंगी, तौबा ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वह गुनाहों को माफ कर देगा, इतनी बड़ी गलती नहीं है। अरे इन 3 लफ्जों से कभी कोई रिश्ता टूटा है? तुम सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने कुछ कहा ही नहीं है, और मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। कहते हैं कि ऊपर वाला तौबा करने से बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। हमारा गुनाह भी माफ हो जाएगा, और वैसे भी गुस्से में दी हुई तलाक नहीं होती। हमारे बीच में तलाक नहीं हुई है, उसकी दलील मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मेरा दिल आराम में नहीं था। मेरी जमी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने एक बार अपने दोस्त से ऑफिस में इस बात को छेड़ लिया। मैंने कहा कि क्या गुस्से में बीवी को तलाक दी जाए तो वह तलाक हो जाती है? मेरा एक दोस्त कहने लगा कि नहीं, इंसान गुस्से में अंधा होता है, इसलिए गुस्से में दी गई तलाक नहीं होती, क्योंकि इंसान गुस्से में इंसान होशो आवाज़ में नहीं रहता, और तलाक होशो आवाज़ में दी जाए तभी मानी जाती है। अब तो फेरी ने तमाशा पकड़ लिया। जितना मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता वह मेरे करीब होने लगती थी। मुझे अब हर वक्त बेचैनी सी होने लगी थी। मैं जब यही बात एक आदमी से पूछी तो वह कहने लगी कि तलाक हमेशा ही गुस्से में नहीं दी जाती है, प्यार में कौन देता है तलाक? आपकी तलाक हो चुकी है। ये सुनना था कि मैं उसी रोज़ घर पर आकर भाई को सारी सच्चाई बता दी। फेरी रोने धोने में लगी। मैंने उससे अपने घर भेज दिया। वह एक जाहिल औरत थी जिसने मुझे तलाक के बाद भी गुनाह किया था। ऐसी औरतों के साथ मुझे रहना और ज़्यादा मुसीबत में डाल रहा था। धन्यवाद दोस्तों।